नमस्ते दोस्तों, पीयूसी द्वितीय वर्ष की इस नई कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण में वाक्य शुद्धि। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन हो रहा है। हम वाक्य शुद्धि यानी क्या ये पढ़ चुके हैं, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। जैसे कि भाषा मन के भाव एवं विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। भाषा पर अगर हमारा कमांड नहीं है तो हम कहीं पर भी अगर जाएंगे तो हमारा प्रभाव, हमारा असर जो है वो कम हो सकता है। समाज में सम्मान पाने के लिए तथा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भाषा का शुद्ध होना, भाषा पर हमारी पकड़ होना ये बहुत ही आवश्यक है। ये हमने जाना है। जैसे कि अगर हमारी भाषा भद्दी हो गई, जिसमें किसी प्रकार के मुहावरे, किसी प्रकार के कोटेशंस या व्याकरणिक गलतियां हैं, तो हमारे प्रति सामने वाले का नज़रिया बदल सकता है। इसीलिए हमें व्याकरणिक दृष्टिकोण से भाषा का उपयोग करना आवश्यक है। वाक्य जैसे भाषा की पूर्ण इकाई है, यानी सेंटेंस से पता चलता है कि वह भाषा को पूर्णत्व देने वाला होता है। जैसे कि शब्द और शब्दों से वाक्य, और वाक्य सही या गलत हुआ तो उस पर भाषा का जो परिमार्जित होना या न होना ये तय होता है। तो उसी तरह से हम वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं और उसमें हमें केवल क्या करना है कि भाषा में जो दोष है उन दोषों को समझकर उन्हें बदलना है और शुद्ध वाक्य को जो है लिखना है। तो कुछ प्रकारों में उसे मैंने बदला है। जैसे कि अगर हम अनेक प्रकारों में वाक्य शुद्धि सीखेंगे तो बहुत ही आसान होगा। जैसे कि इसको पूरा करने के लिए हमें वाक्य स्तर पर पाए जाने वाली गलतियों को पहले पहचानना होगा। कौन सी गलतियाँ होती है? जैसे कि लिंग की गलती हो सकती है, वचन की गलती हो सकती है, कारक चिन्ह गलत हो सकते हैं और अनेक प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ से लेकर बहुत सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमने ली है लिंग, वचन और कारक संबंधी गलतियाँ। अब आप मुझे ये मत पूछिएगा कि लिंग, वचन और कारक क्या है। ये बहुत ही बेसिक हिंदी व्याकरण है, इसे आप जानते होंगे। ये गृहीत मानकर हम आगे का जो भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, सबसे पहला प्रकार मैंने यहाँ पर लिया है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, यानी लिंग यानी जेंडर। और अगर वाक्य में ठीक तरह से लिंग का उपयोग नहीं किया गया तो किस तरह से वाक्य गलत हो सकता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। पहले भाग में मैंने गलत वाक्य लिखे हैं और उसी के सामने मैंने सही वाक्य लिखे हैं। आशा है आपको स्पष्ट रूप में दिख रहा है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर पढ़कर इसकी गलतियाँ और इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं और उसके कारण क्या है, ये हम आज देखेंगे। हमारी अध्यापिका विद्वान है, ये पहला वाक्य है। तो यहाँ पर गलती क्या नज़र आ रही है आपको? तो अगर हमें किसी भी भाषा के लिंग पता है तो इसमें से गलती भी हम बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। तो विद्वान,
हमारी अध्यापिका विद्वान है। यहाँ पर गलती है लिंग की और गलत शब्द है, अशुद्ध शब्द है विद्वान, यानी वो सही है पर यहाँ पर अध्यापिका है तो स्त्रीलिंग है अध्यापिका यानी शब्द, तो स्त्रीलिंग के लिए विदुषी यह शब्द उपयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए हमारी अध्यापिका विदुषी है, ये सही उत्तर है। दूसरा, उसका नाक लंबा है। अभी नाक यह शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में उपयोग किया जाता है, इसीलिए वाक्य बदलकर उसकी नाक लंबी है ऐसा उत्तर यहाँ पर सही माना गया है। अध्यापक जी पढ़ा रही हैं। अध्यापक जी, तो यहाँ पर अध्यापक जी ये शब्द सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये पुल्लिंग व्यक्ति है, क्योंकि हमने अध्यापिका कहा है स्त्रीलिंग व्यक्ति के लिए। तो अध्यापक पढ़ा रही है ये वाक्य अशुद्ध है और शुद्ध वाक्य है अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। आखिरी वाक्य है, श्रवण कुमार अपने माता पिता की एकमात्र संतान था। तो यहाँ पर शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप को समझेंगे तब जाकर आपको वाक्य समझ में आएगा कि कहाँ गलती है। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि संतान शब्द पर, तो संतान यह शब्द स्त्रीलिंग रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए वाक्य बदलकर श्रवण कुमार अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी ऐसा वाक्य बनता है। तो इस तरह से ये मैंने 4 उदाहरण दिए हैं और आगे जाकर हम वर्कबुक में जो उदाहरण हैं वो भी हम पढ़ेंगे। पर अगला प्रकार हम देखेंगे वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन संबंधी अशुद्धियाँ क्या है? मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं। देखिए यहाँ पर वचन का अर्थ क्या है? एक वचन, बहुवचन, है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल्स। तो एक है या बहु है ये शब्द से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर मैंने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, तो पुस्तकें इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि अनेक है। अनेक शब्द से भी पता चलता है कि वो अनेक है, तो इसीलिए अनेकों को पर जो बिंदी आती है वहाँ को करने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर है मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, है ना। युद्ध में वीरों ने जानें गंवाई। दूसरा वाक्य देखिए, युद्ध में वीरों ने जानें गंवाई। तो जाने, जान शब्द एक ही हो सकता है, तो इसीलिए हमें वीरों ने, वीर तो अनेक है पर उनकी जान, तो जाने गंवाई यह शब्द यह वाक्य अशुद्ध है। इसीलिए शुद्ध वाक्य कैसा होगा? युद्ध में वीरों ने जान गंवाई, है ना, उनकी एक ही जान उन्होंने गंवाई, हर व्यक्ति ने। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा एक वचन और बहुवचन को कैसे उपयोग किया जाता है। उसका प्राण निकल गया, तो प्राण तो एक ही होता है और प्राण इसीलिए यहाँ पर अशुद्ध बन गया है। निकल गया, प्राण मेरा निकल गया। यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग की भी गलती को नज़र देखा जा सकता है और यहाँ पर वचन संबंधी गलती भी लिखी जा सकती है। प्राण निकल गया, तो उसके प्राण निकल गए। प्राण एक ही वचन में उपयोग किया जाता है।
मैंने कागजात पर हस्ताक्षर किया। मैंने कागजात पर हस्ताक्षर किया। तो कागजात यह शब्द बहुवचन को बताता है, इसीलिए किए ये जो वचन है ये वचन के सहित हमें बदलना पड़ेगा। तो कागजात यानी बहुवचन, मैंने कागज़ या कागजात इनमें फ़र्क होता है। तो मैंने कागजात पर हस्ताक्षर किए। तो इस तरह से अशुद्ध वाक्य वचन संबंधी हमने देखे हैं। यहाँ पर आगे है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। पहले हमने वचन देखे यहाँ पर, और कारक जो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं उनके संबंधी, कारक शब्दों के, कारक चिन्हों के संबंधी गलतियाँ क्या हो सकती है, इसको हम पहचानेंगे। घर पर सब ठीक ठाक है। घर पर सब ठीक ठाक है। यहाँ पर कारक कहाँ पर है, तो घर पर। तो घर पर सब ठीक ठाक है, घर के ऊपर क्या ठीक ठाक हो सकता है, तो उत्तर है घर में सब ठीक ठाक है। घर पे क्या ठीक ठाक हो सकता है, पर अगर कहेंगे तो इसका अर्थ होता है घर के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर कारक संबंधी गलती नज़र आती है। तो हमें कैसे लिखना है वाक्य, घर में सब ठीक ठाक है। वह छत पर से गिर पड़ा। वह छत पर से गिर पड़ा। छत पर वो है, वो छत से ही पता चलता है। छत यानी क्या, टेरेस। तो वो टेरेस पे है, ये छत इस शब्द से पता चलता है। उस पर से गिर पड़ा इसकी आवश्यकता नहीं है, तो छत से गिर पड़ा यह उसका सही उत्तर है। वह छत से गिर पड़ा। मुझको पत्र नहीं लिखा जाता। मुझको पत्र नहीं लिखा जाता। मुझको, मेरे से पत्र नहीं लिखा जाता। मुझको के लिए कोई अर्थ नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर कारक संबंधी गलती नज़र आती है। अगर पत्र लिखा नहीं जाता तो वो किससे, मुझसे। मुझको ये चाहिए हम कह सकते हैं, है ना, पर मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मेरे से, है ना, फ्रॉम मी ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आखिरी वाक्य है राम ने रावण मारा। अभी देखिए, ने जब भी प्रत्यय आता है तब हम वाक्य को जो है समझ लेते हैं कि वो भूतकाल में है। तो राम ने रावण मारा, यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि राम ने रावण यानी चूहा मारा, चूहे को मारा, ऐसे तो नहीं है। रावण तो एक बहुत भयंकर व्यक्ति था और उसका वध जो है राम ने किया। तो किसे मारा यह स्पष्ट यहाँ पर नहीं है, तो एक कारक चिन्ह यहाँ पर आवश्यक है। राम ने रावण को मारा, है ना। तो यहाँ पर कारक चिन्ह की गलती कैसे, एक कारक चिन्ह अगर नहीं है तब भी यहाँ पर अर्थ गलत हो सकता है, और एक कारक चिन्ह हमने एक्स्ट्रा का लगा दिया है तब भी अर्थ जो है अशुद्ध हो सकता है। तो इसका ध्यान हमें पूरा रखना चाहिए। तो कारक संबंधी अशुद्धियाँ, इस तरह से हमने 3 प्रकार की अशुद्धियाँ देखी। एक तो कारक संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि और लिंग संबंधी अशुद्धियों को हमने देखने की कोशिश की है। आगे अगली क्लास में फिर से 2 प्रकार हम देखेंगे, और आपके वर्कबुक में जितने भी अशुद्ध वाक्य हैं उनको शुद्ध
बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसमें से कुछ वाक्य मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, कुछ आपको होमवर्क के लिए आपको बनाने के लिए दिए जाएंगे। आशा है इस तरह से आपको व्याकरण समझ में आ रहा है। अगली क्लास में और 2 प्रकारों के साथ हम क्लास लेंगे। धन्यवाद।